हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पिछला 1 साल हो गया, जंग की खबरें आप मुसलसल सुन रहे हैं। आपको मैं मुसलसल अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ जानकार लोगों से भी मुलाकात करा रहा हूं। आपने पिछले हफ्ते में तेहरान, दमिश्क और बैरूत से हमारे कई इंटरव्यू देखे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि सोर्स के नज़दीक तरीन पहुंच करके आप तक खबरें पहुंचाई जाएं, उस एहसास को भी पहुंचाया जाए जो जंग से मुताल्लिक वहां पर किया जा रहा है। आज मेरे खास मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब, जो दिल्ली में रहते हैं। पिछले दिनों श्रीनगर थे, वहां से भी उन्होंने हमें कई बार वक्त दिया है। बहुत ही बदले हुए हालात हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर अब के बाद इजराइल ने कोई हिमाकत की तो उससे कहीं बड़ा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका ये अभी तक फैसला नहीं कर सके कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अमेरिका ने एक कुछ पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है ईरान के खिलाफ, जिसमें एक भारत की शिपिंग कंपनी भी है जो ईरान का तेल मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचाने का काम करती है। क्या कुछ है ऐसी वजह जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला नहीं कर पा रहे हैं या फैसला नहीं ले पा रहे हैं? कौन सी ऐसी रुकावट है जो गाजा में मुसलसल हमले जारी रखे हुए है? लेबनान में मुसलसल कोशिश की जा रही है कि लेबनान में एंटर हो जाएं, कहीं कहीं शायद वो एंटर भी हुए हैं, ऐसी कुछ खबरें हैं। लेकिन यहां ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? एक और बड़ा सवाल यह है कि इजराइल जो जिसके खिलाफ हूती अंसारुल्लाह, हमास, जिहाद इस्लामी, हजदल शाबी, ईरान, ये सब हमले करते हैं, हिजबुल्लाह, और वो ये कहते हैं कि अगर आप गाजा पे हमले बंद कर दो तो हम भी हमले बंद कर देंगे। वो कौन सी वजह है कि इजराइल गाजा पर हमले बंद नहीं करना चाहता, तमाम कीमत अदा करने के बावजूद? शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको क्या लगता है, ये फैसला क्यों नहीं हो पा रहा ईरान के खिलाफ किसी बड़े हमले का? देखिए, इसके बहुत सीरियस और डेंजरस रिपरकशंस होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जिसके बारे में इजराइल और उसके जो इत्तेहादी उनको पूरी इसकी वाकफियत है कि अगर उन्होंने कोई कार्रवाई की तो उसका एक डिसाइसिव रिप्लाई भी, रिस्पॉन्ड भी होगा। जंग की नवीयत जो है आए दिन बदलती है और अब लगता है कहीं न कहीं ये भी इम्प्रेशन लगता है कि शायद ये तीसरी बड़ी जंग हो सकती है, क्योंकि आज ही अमेरिका ने अपने फौजी जो है, जिनकी तादाद हालांकि लिमिटेड है, 100 के करीब है, इनको इजराइल भेजा और इजराइल को मजीद इक्विप करने के लिए, जो उनको पिछली बार ईरानियन मिसाइल अटैक से जो उनको डैमेज हुई है, जिसके बारे में सारी यानी कि ज़्यादा तफसीलात मालूम नहीं हुए, लेकिन ईरान मीडिया ने कहा 35 जेट्स जो है, जो इनके एयरफोर्स के लड़ाके जो है, वो इसमें तबाह हो गए। किसी ने इसको डिनाई भी नहीं किया। ये उसको जो एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, वो इस वजह से उनको लग रहा है अगर वो कोई कार्रवाई करेंगी और इसके रिस्पॉन्स में कोई बड़ा सा उनको तवक्का है, क्योंकि ये ईरान के लिए डू और डाई बैटल है। ये ऐसा नहीं है, उन्होंने ये पहले कन्वे किया, जो जिसके बाद अभी तक, जो आज तकरीबन 12-13 दिन हुए, अभी तक जो है इजराइल कोई डिसीजन ही नहीं ले सका। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, ईरान के सदर ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अशकाबाद में मुलाकात की। यहाँ एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि अगर ईरान के न्यूक्लियाई तंसीबात या उसके ऑयल इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया तो हम तमाशाई नहीं बनेंगे। ये एक क्लियर मैसेज थी उसके लिए, इजराइल के लिए, कि आप भी यानी कि हम भी इसमें कूद सकते हैं, जिससे ये अप्रहेंशन हो रहा है कि
वार का जो है डायमेंशन बढ़ जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अब देखिए ज़्यादा इस वक़्त लोग जो है ज़्यादा फ़ोकस जो इज़राइल का है लबनान पर है। हालाँकि आज भी उन्होंने गाज़ा पर हमला किया जिसमें 40 के करीब वहाँ शहीद हुए। लेकिन गाज़ा के बारे तो अब तो सारे इंटरनेशनल फोरम है, यूनाइटेड नेशन है, जो भी बात करता है, वो कहता है पहले लबनान में सीज़ फायर करें। कुछ देर पहले जो है ईरान के प्रेसिडेंट ने फ्रेंच के प्रेसिडेंट के साथ भी बात की और इसमें ये बात वाज़ह हुई है जो ईरान ने कहा कि हमें कोई चाहत नहीं है कि जंग बढ़ाने की। हम चाहते हैं कि जंग बंद हो लेकिन जंग तीनों जगह बंद हो। चाहे वो लेबनान हो, चाहे गाज़ा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, वहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो। जिसके लिए उन्होंने आपको पता होगा पिछले हफ्ते फ्रेंच प्रेसिडेंट को किस तरीके से इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने निशाना बनाया और कहा कि वो उसने जो बयान दिया वो इज़राइल के इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। बदकिस्मती से है कि बजाय यूएस और इसके अलाइज तांबे करते अब देखिए यहाँ पर कितनी डुप्लिसिटी है इनके ये में। एक तरफ तो ये कहते हैं आम शहरियों को मारना चाहिए वो भी मान लिया उन पर उन्होंने कोई नहीं। अब यूनाइटेड नेशंस के जो हेडक्वार्टर्स है उनका जो अमला है उसको निशाना बनाते उस पर भी वो कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं उसको यानी कि अनब्रिड छोड़ा है। लेकिन इसी यही एक वजह है जिससे तबाही के निशानात नजर आ रहे हैं और ये अल्टीमेटली जो ये ईरान कहता है कि इजराइल को उसकी बड़ी कीमत ये अब साफ हो गया इजराइल माइनस यूएस एंड अलाइज इज नथिंग। वो हमस को कंट्रोल नहीं कर सकते वो हिजबुल्लाह को कंट्रोल हाँ टेक्नोलॉजी है उनके पास एयर सुपीरियरिटी है हाई टेक्नोलॉजी है उसका जो उन्होंने फ़ायदा उठाया हिजबुल्लाह के खिलाफ जो उनका सिस्टम जो कम्युनिकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय किया उसमें किया और नेटवर्क है उनके जासूसों की जो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट हुए हैं हर जगह और उनको एलिमिनेट करना जो है चाहे ईरान हिजबुल्लाह या दूसरों का बहुत है। हालांकि मुझे नहीं लगता है हमस में इतनी उन्होंने पेनिट्रेशन की थी लेकिन ये है उसकी वजह से उनको कहीं कहीं ये जो है इनको हमस की जो लीडरशिप है उसको टारगेट करने में बहुत मदद हुई। लेकिन अब देखिए इसमें जंग में पहले ही ईरानियन वजीर खारिजा हो वो गल्फ कंट्रीज का दौरा किया उन्होंने उनको बावर कर दिया और जो इसके बाद स्टेटमेंट भी आया उन्होंने कि आप अपनी एयर स्पेस को अलाउ मत कीजिए क्योंकि इजराइल अगर हमला करेगा या मिसाइल तो उसको एयर स्पेस कुछ अरब कंट्रीज के ऊपर से ही हमला ही होगा। उन्होंने बराबर कहा कि अगर करेंगे तो आपके जो ऑयल पंसी बात है ये अमेरिकन इंटरेस्ट जो इसमें है वो भी सेफ नहीं रहेंगे। हालांकि उसके बाद एक स्टेटमेंट आया कि अरबों ने कहा कि हमने अपनी जो एयर स्पेस है इजराइल के लिए बंद कर दी है। लेकिन इसका एक तो ये पहलू ये पॉजिटिव है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं इसमें ड्रैग ऑन हो जाएंगे इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी न किसी तरीके से इस जंग में। दूसरी तरफ जब ईरान ने मिसाइल दागे तो ये रिपोर्ट भी आ गई कि बहुत सारे मिसाइलों को जॉर्डन ने इंटरसेप्ट किया। ये मैसेज जॉर्डन के लिए भी जाना चाहिए कि वो हालांकि जॉर्डन सबसे बड़ा विक्टिम है इस जंग का 67 और 73 जंग में सबसे ज्यादा नुकसान जो है इजराइल ने जॉर्डन को पहुंचाया। ये सारा जो वेस्ट बैंक है जो जेरूसलम है ये उसी का हिस्सा था। अभी भी जेरूसलम की मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। अगर वो इस वक्त भी उनको प्रोटेक्शन दे रहा है उनकी मदद कर रहा है तो उसके वहाँ के लोगों वहाँ की हुकूमत को ये सोचना चाहिए ये उनके लॉन्ग रन इंटरेस्ट में नहीं है। ये हालात जो है हालात ठीक नहीं है
क्योंकि अमेरिका को भी टोटल कंफ्यूजन है, उसको समझ में नहीं आता मैं किस हद तक इस वार में जाऊंगा। एक तरफ उनको अगले 20 या 25 दिनों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं वहां पर, हाँ, वो इससे रिगल आउट भी ना कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है अगर हमने इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन की तो इसका फायदा ट्रंप को होगा। ट्रंप ऑल आउट है इजराइल के सपोर्ट में। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगर आपको ईरान का जो है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उनको भी ख़त्म कीजिए। ये एक जो है ये कन्फ्यूजन वाली पॉलिसी में लोग पिस रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। एक यानी कि साइड वो जो है ना लाल बिफोर स्टार्म। अच्छा शेख साहब, हम उस तरफ जरा बाद में जाएंगे। दो तीन चीजें हैं इसी बीच में। पहले तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर लेबनान गए, सीरिया गए, सऊदी अरब गए। उसके बाद ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ पहुंचे लेबनान, और वो उस जगह तक पहुंचे जहां हसन नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, और वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, हिजबुल्लाह की लीडरशिप से भी मिले। कहा यह जा रहा है कि वो हवाई जहाज जो उड़ करके गया वो इजराइल के हुक्म को डिफाई करके गया, यानी पूरा रिस्क लेकर के उनका जहाज उतरा, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। एक और खबर आ रही है, मेरी 2 दिन पहले बैरूत से बात हुई थी। बैरूत में एक साहब हैं जो जर्नलिस्ट हैं, उनका भी ताल्लुक श्रीनगर से है। उनका नाम है सरबाज रूहुल्लाह रिजवी। उन्होंने बताया कि मैं बॉर्डर पर होकर के आया हूं, तकरीबन जहां तक मुमकिन था आखिरी पॉइंट तक वो गए, 10 किलोमीटर की दूरी पर, उससे आगे जाना मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा कि यूनिफिल के जो चौकियां हैं उसका साख्त, उसकी बनावट ऐसी है कि एक तरफ दरवाजा खुला है इजराइल की तरफ, एक तरफ दरवाजा खुला है लेबनान की तरफ, और बीच में वो फौज बैठी है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि इजरायली फौज एक दरवाजे से आती है, दूसरे दरवाजे से चली जाती है, यानी यूनिफिल में मौजूद फौजी भी इजराइल की मदद कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जहां यूनिफिल उन्हीं के लिए काम कर रही है, जहां यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को पर्सना नॉन ग्राटा बता दिया गया, यूनाइटेड नेशन के मानी क्या रहे फिर? अगर आप देखें यूनाइटेड नेशन तो वैसे भी एक रिडेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका कौन सा रेजोल्यूशन है? आप देखिए ये जो है ये जो है फलस्तीनियन इशू, ये कब से है वहाँ पर। एक कुछ जो है, एक तो है कंपलसरी उनके जो रेजोल्यूशन है जिनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर उनको फौज की भी ज़रूरत है वो भी इस्तेमाल कर सकते, वो भी पास हुए हैं। लेकिन किसने किया? एक्सेप्ट वो रेजोल्यूशन किया है जहाँ यूएस और बड़ी कंट्रीज को अपनी इंटरेस्ट का मकसद था। ये भी देखिए कि हालांकि ये है कि यूनाइटेड कहीं जगह पर आप देखेंगे गाज़ा के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस के एड दफ्तर से हॉस्पिटल से उनको तो तबाह किया उन्होंने, और तकरीबन 125-30 के करीब जो है यूएन स्टाफ जो था उनको वो हलाक भी हो गए, क्योंकि वो ने वहाँ पर वो काम कर रहे थे जेन्युइनली इन हेल्थ, एजुकेशन एंड दूसरे सेक्टर्स में काम करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी है जो वो करते चाहते हैं। लेकिन अभी अभी न्यूज़ आई है कि हिजबुल्लाह के एक हमले में 4 जो है इजरायली सोल्जर्स भी ड्रोन हमले में मारे गए। ये तो चलता रहता है। अब ये भी है कि पिछले 1 साल से ज़्यादा इजराइल जंग की सूरत में है, और पहले ये तो था कन्फाइन सिर्फ गाज़ा तक ही, और कभी कभी जो है रॉकेट्स फायर होते थे, नॉट ओकेजनली, कभी लेबनान से या कभी होता था यमन से। लेकिन अब दायरा बढ़ने से सारा जो सिस्टम है वो बहुत डेंजरस बन रहा है इवन फॉर इजराइल स्टेट। इजराइल की जो है वो ना ईरान के खिलाफ एक्शन ना ले तो वो भी उसके लिए भारी पड़ेगा, एक्शन लेगा तो मजीद भारी पड़ेगा। वो समझ में नहीं आता उनको वो कहाँ क्या करेंगे इसमें, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के मिसाइल हमले के बाद सिचुएशन चेंज हुई, जो उन्हें लगा कि ईरान को वो आसानी से सबड्यू नहीं कर सकते हैं,
उनको ये मैसेज क्लियर हुई, लाउड एंड क्लियर। और दूसरी बात ये जो लग रहा था, लोग भी कर रहे थे, बारहा ये क्वेश्चन कर रहे थे, इतनी तबाही हुई लबनान में, गाजा में, ये ईरान क्यों नहीं इसमें जब। लेकिन ईरान को जो हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया के जो हलाकत होने से उनको जो मौका मिला, और उन्होंने जो मैशू मिसाइल अटैक किया, वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग पर उसके असरात है। ये आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं है। डैमेज क्या हुई है ये तो वो दवा के हैं, लेकिन ये है कि उसके बाद और ईरान ने जो बार कहा कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम नहीं, डोंट टेक अस, ये इनको भरम था कि शायद वो नहीं इतना रिटेलिएट कर सके। और इसके बाद अगर आपने देखा जो रिलीजियस लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने जो फ्राइडे प्रेयर की, उसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। वो एक तरीके से मैसेज देना चाहते थे उनको कि जो ये कहा जाता था वो इसको अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन पर लिया गया, वो ऐसी बात नहीं है, हम मौजूद है। और इसकी आप भी पुष्पनाही कर रहे हैं जब ईरानियन स्पीकर एक जहाज में लेबनान गए, वो देखना शायद ये चाहते थे क्या इसको टारगेट बनाया जाए। अगर उसको टारगेट बनाया जाता तो इसके बड़ी कभी इम्कान था कि ये जंग जो है बहुत सीरियस टर्न लेता। अच्छा, एक चीज, एक बात और सामने आई है कि हिजबुल्लाह एक वक्त था जब इजराइल लेबनान के लोगों को, गाजा के लोगों को मैसेज देता था कि ये इलाका खाली कर दो, ये इलाका खाली कर दो, हम हमला करने वाले हैं। अब हिजबुल्लाह की तरफ से पहले तो नॉर्थ इजराइल जो मकबूजा इलाका है उस पर किरियात शमोना तक हमले होते थे। अब वो दायरा बढ़ गया तकरीबन 150 किलोमीटर तक, जिसमें हैफा, एकर और कई और इलाके आ गए हैं। तो जबकि हिजबुल्लाह इतनी दूर तक मार कर रहा है, जबकि हिजबुल्लाह इजरायली फौज को लेबनान में नहीं दाखिल होने दे रहा, काफी हद तक वो कामयाब है उसे रोकने में, उसके बाद भी इजराइल, वो कौन सी वजह है कि ये तमाम तकलीफें उठा करके हर तरफ से दुश्मन से घिरा होने के बावजूद गाजा में हमले नहीं रोक रहा? कौन सी वजह है ऐसी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो है, इजराइल तो उसी दिन हमले रोकेगा जिस दिन इसके अलाइज को कहेंगे हम आपके साथ नहीं है, वो उसी वक्त बंद करेगा। एक्चुअली वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हमले करने के लिए, वो भी, क्योंकि अगर आप देखें उनके यूक्रेन में उनकी बुरी तरीके से हार ही हो गई है, उनका तो कुछ बनता ही नहीं है वहाँ पे। इतना पैसा, इतना आर्म्स एम्यूनिशन लगा के, अभी कुछ महीने पहले वो कहा रशिया के कुछ इलाके में भी दाखिल हुए, अल्टीमेटली वहाँ पर कुछ नहीं मिला इनको। ये कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं रशिया और इसके जो एलाइज है कि हम हारे नहीं है, ये एक है वजह। दूसरी बात, नेतान्याहू की अपनी अन्ना, ये एक हो गया। वो चाहते हैं, वो चाहता है वार रहे ताकि वो सरवाइव करे, उसके लिए पर्सनल इंटरेस्ट मोर इम्पॉर्टेंट बन गया दैन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब हुआ क्या, पिछले 13 महीने से आप वार लाइक सिचुएशन में हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी को असर है। अभी कल ही एक न्यूज़ आई थी, 195 जो सोल्जर्स है उन्होंने रिफ्यूज़ किया है कि सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए, ये हर्ट न्यूज़ पेपर ने दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा पहले आप होस्टेज डील करो। यहाँ तक उनके खिलाफ ये डिमांड हो गई है कि उनको टर्मिनेट करने की ज़रूरत है। ये एक सिचुएशन है कहीं ना कहीं विद इन इजराइल, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है एक हंगामा आराई चल रही है। लेकिन जब ये है कि सारा मुल्क जो है वार लाइक क्या, वार सिचुएशन में इन्वॉल्व है, तो ये जो इसके खिलाफ है, जो अपोज कर रहे हैं वार को, नेतान्याहू को, वो भी जो है पीछे रह गए हैं किसी हद तक। अब देखिए, जब से इन्होंने जो पेजर अटैक किया और उसके बाद जो जुबिलेशंस इन्होंने किए, वो जुबिलेशंस खत्म हुए जब ईरान ने इसके बाद मिसाइल अटैक की।
उनको लग रहा था ये हम उनके जो 7-8 बड़े कमांडर इनको हलाक करेंगे तो उनके लिए रास्ता साफ होगा। उसी वक्त अगर आप देखेंगे टाइमिंग देखना चाहिए कि उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने कहा हम ग्राउंड फोर्सेस को वहां पर दाखिल करेंगे। उनको लग रहा है, लेकिन ये पूरी तरह अगर उनको हिस्ट्री देखेंगे, ग्राउंड बैटल में वो न हमस का मुकाबला कर सके न हिजबुल्लाह का मुकाबला कर सके, और उन्हें ये लग रहा था कि इनके जो कम्युनिकेशन कमांडर्स है, टैंक कमांडर्स थे, मिसाइल के जो कमांडर्स थे, इनको एलिमिनेट करके और जो इसमें नुकसान होगा ये इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो इनके जो ऑनस्लॉट है, हमला जो है उसको विथस्टैंड करेंगे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये भी इतना आसान नहीं है जो वो समझते हैं। यही एक जो है जहां पर कैलकुलेशन, एक जुबिलेशन सी हो गई, फिर उसका जो है खुमार जो है नीचे नीचे उतर गया। अब ग्राउंड सिचुएशन पर अब हर दिन सिर्फ एयर अटैक करते हैं ग्राउंड पर, वहां जैसे आपने कहा एक दरवाजे से आते हैं दूसरे से जाते हैं, कहीं में है ही नहीं ग्राउंड में। अच्छा, आपने बताया कि ये एक यानी इतना बड़ा खतरा है और जंग आगे बढ़ रही है। एक एनालिसिस ये है बहुत से लोगों की कि जिस दिन अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना बंद कर देगा जंग बंद हो जाएगी, जैसा कि आपने भी कहा। अभी पिछले हफ्ते टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक खबर छापी वॉशिंगटन डेडलाइन से, जिसमें कहा कि 3 अलग अलग अफसरों ने ये बात कही है कि जैक सुलिवन जो एनएसए हैं अमेरिका के, उन्होंने इजराइल के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर डर्मर से ये कहा कि हमें आप पर भरोसा नहीं रहा, हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, और अगर आप हमें बगैर इत्तला दिए, बगैर इन्फॉर्म किए, हमसे इजाजत लिए बगैर ईरान पर अगर आपने हमला किया तो ईरान के जवाबी हमले के वक्त हम आपके साथ कोalition में शामिल नहीं होंगे। ये बात खुद इजरायली अखबार ने कही है। तो ये क्या आहिस्ता आहिस्ता वो जो हनीमून था वो वाकई खत्म हो जाएगा? नहीं, हनीमून खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है वो जो है ना, बुरा है भला है लेकिन ये मेरा पति देवता है। इसमें जो है जो उन्होंने कहा हमारी जो है, अगर ऐसा होता मुझे लगता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे हार्डलाइनर्स है इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एनएसए, हो सकता है डिफेंस सेक्रेटरी इतना नहीं है लेकिन एनएसए है, जो किसी भी सूरत में इजराइल को अकेले नहीं छोड़ेंगे। हाँ, वो 100 गलतियां करें, वो इनको हर दिन उनके कहते हैं डिफरेंसेस रहते हैं। वो कई बार इसने कहा, इवन बाइडेन तक ने उन्होंने कहा हमारा रेजोल्यूशन है, इसने ये हमारा मानता ही नहीं है। लेकिन उन्हें पता है, इजराइल को इनकी जो नब्ज पता है, इनकी वो जो नर्व जो है ना, वीक नर्व है, उसको पकड़ के रखा है और इसका इस्तेमाल करते हैं। वरना कौन सा मुल्क ऐसा है जिस पर फ्रेंच प्रेसिडेंट को गुस्सा आया है इस पर कि भाई आप फिर यूनाइटेड नेशंस को भी निशाना बनाते, छोड़िए आप, वो कहेंगे आपने जवानों को उनको बनाया, यूनाइटेड नेशन को स्पीयर नहीं किया, और फिर भी वो गेट अवे विद इट। वो इस वजह से उन्हें पता है कि आखिर पर, और ये आज जो यूएस ने वहां पर अपने फोर्सेस भेजे और नए जो है मिसाइल को जो इंटरसेप्ट करने के लिए आलात भेजे, वो किस लिए भेजे उन्होंने? अगर उनको विड्रा ही करना था, इनको सपोर्ट नहीं करना तो किस लिए? इसका मतलब है वो फिर इसको एनकरेज करते हैं, वो ताकि वो आंखें दिखाए, दूसरी दुनिया को दिखाए कि आप वो आओ और लड़ो मेरे से। और ये मुसलसल यानी अजीब हाल है, इतना दोगला, बल्कि क्या कहा जाए कि अमेरिका एक तरफ जंगबंदी की भी बात करता रहा, बिचौलिए की भी बात करता रहा, हथियार भी भेजता रहा। अच्छा, इजराइल के अंदर मीडिया में जो कुछ डिस्कस हो रहा है वो भी बहुत ही दिलचस्प है। अभी पिछले हफ्ते हारेट्स अखबार का नाम आपने लिया, उसके एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं एरी शावित, उन्होंने लिखा कि ये अब जो है वो इजराइल रहने की जगह नहीं रही है। उन्होंने ये कहा कि या तो फिलिस्तीनियों का हक दो, कब्जा खाली करो, नहीं तो नहीं रहा जा सकता। इसके क्या मानिए, क्या वहां पर वो तादाद बढ़ रही है? देखिए, एक तो जो
अब की बार एक्चुअली गाजा वार से एक चीज सिचुएशन हुई, अब तो 1 साल हुआ उसका, स्टेट ऑफ इमरजेंसी में है, लोगों की नॉर्मल लाइफ तो नहीं है, आए दिन सायरन बढ़ते हैं, 10-10 एक-एक घंटे के लिए उनको शेल्टर्स में जाना पड़ता है। ये एक नई सिचुएशन है और हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहेगी। पॉलिटिक्स जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इट्स चेंजिंग। आज अगर आपके ये स्ट्रांग सपोर्टर्स है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इजराइल ने बिहेव किया अपने एलाइज के साथ, सबसे बड़ा एलाई जो था सब फ्रांस, वो तकरीबन अलहदा हो गया, और इसके अलावा दूसरे कंट्रीज ने भी, वेस्टर्न कंट्रीज ने, उन्होंने भी कहा ये उसको बंद करो। कुछ 2 वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन्होंने यहाँ तक कि फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज भी किया। वो ये सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, जिसके बलबूते पर इजराइल दूसरों को धमकाता है, दूसरों पर चढ़ाई करता है, हमला करता है और खुद गेट अवे होता है। आज भी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा जो इन्होंने क्राइम किया हमारे, इसको ये वार क्राइम्स के, जेनोसाइड वार क्राइम्स का, हम इसको ट्रायल करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको वही बचाने वाले हैं जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगी। एक तरफ वो कहते हैं ये पैलेस्टीनियंस का हक है कि दे शुड हैव टू स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट, अगर वो इसको, और दूसरी तरफ इसकी भरपूर जो है पुष्पनाही कर रहे हैं, ये दो चीजें इकट्ठे नहीं जा सकती। यू हैव टू बी क्लियर इन योर पोजीशन, और इनकी पोजीशन इसमें दुगलापन नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा शेख साहब, अमेरिका ने लेबनान के लिए पहले ताकीद की थी कि लेबनान के खिलाफ इजराइल ना हमले करे। अब वो कह रहा है कि लिमिटेड हमले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, उसे चलते रहने देना चाहिए, यानी उसके लिए भी उसने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसे शायद उम्मीद है कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करा देंगे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हिजबुल्लाह और ज्यादा मजबूती दिखा रहा है? हिजबुल्लाह जी देखिए, एक बात मैंने पहले भी ये कहा, ये किसी की गलतफहमी है, बड़े मुल्क हो या छोटे मुल्क की है, कि एक रेजिस्टेंस को खत्म कर, इसका चेंज होता है, ये कभी जो है कम पड़ती है। अभी आप देखिए, जैसे आपने बात की है, हिजबुल्लाह जो 2004 या 7 में था और आज के हिजबुल्लाह में इतनी फर्क थी, इतना पावरफुल बन गया था। ऐसे ही हमस जो था, जो बेसिकली इलेक्शन लड़ने के लिए आया था, इलेक्शन जीता भी था, उस वक्त उनके लीडर मारे गए। ये टेम्पररी सेटबैक आता है, रेजिस्टेंस में आता है, लेकिन ये समझना ये खत्म हो जाएगा, ये बीज वहां है, ये तब तक रहेगा, कोई चीज खत्म नहीं होता है, इसमें टेम्पररी सेटबैक आते रहते हैं। और आपने वही जो है शेख यासीन का, उन्होंने 2004 में शायद या 3 में उनको जो हलाक कर दिया, उस वक्त के बाद, और फिर देखिए जब इस्माइल हानिया का हमला था, उन्होंने ही इनिशिएट किया अटैक, जिससे सारा जो है आज जो जंग की सूरत हाल है, यानी कि एक तो इलाकाई जंग, दूसरा कहते हैं वर्ल्ड आलमी जंग, इसकी सूरत बन गई। ये देखिए, ये बहुत ही अहम है, जिसे नॉन स्टेट एक्टर, एक टेररिस्ट ग्रुप और क्या क्या कहते थे, उसने पूरी दुनिया की सियासत को एक तरह से मुतासिर किया है, और ये मालूम नहीं है कि फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, भारत के जो अब यूनाइटेड नेशन में जो पोजीशन रही, उसके अलावा कहीं हाँ कहीं ना, ये जो हाल है, यूनाइटेड नेशन के मामले में कुछ और, किसी और मामले में कुछ और, क्या है भारत, क्या कोई अपनी कोई क्लैरिटी के साथ कहीं इजराइल के मामले में आ पाएगा, अपनी पोजीशन बचा पाएगा? देखिए, इस जंग में अगर आपने देखे, बेशतर कंट्रीज, इनमें इस्लामिक कंट्रीज भी है, कुछ ज्यादा तमाशा ही रह गए, ज्यादा स्टेटमेंट्स दिए हैं, इधर उधर स्टेटमेंट्स दिए हैं, कोई भी पार्टी नहीं बनना चाहता है किसी तरीके से, नाइदर विद ए या बी। ये अब जो कई जैसे अब अरब कंट्रीज है या दूसरे कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन आता है उसके हाँ भी बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ से ये भी कहते हैं कि ये जो है, जो ग्रुप्स है, जिनको कुछ लोग कहते हैं ये आर्मड ग्रुप्स है या टेररिस्ट ग्रुप्स,
उन पर अगर कोई हमला भी होता है उसको यानी कि चुप लेते हैं, चुप साध लेते हैं उन पर। इसलिए चूँकि एक कन्फ्यूजन जैसा है रहा है सारे मुल्क में। इवन आप देखिए ओआईसी की बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ये हम भी कहा जाता था, कुछ लोग खुश थे अरब कंट्रीज़ में या इस्लामिक कंट्रीज़ में हिज़्बुल्लाह को टारगेट बनाया गया, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजी पेश कर रहा था। लेकिन कह भी नहीं सके कुछ। यही हाल जो है हर एक जगह यही हाल है। इसमें एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज जिन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया है, जिनकी पॉलिसी ऐसी है, प्रो पैलेस्टीनियन पॉलिसी है, उनको छोड़कर बाकी दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज ने जो है इस पर बड़ा न्यूट्रल ही रहे, किसी ने ज्यादा नहीं किया है। उनके कंडेमनेशन तो हर एक ने की, कंडेमनेशन से आगे कोई बढ़ा ही नहीं। यानी बदलते हालात को वो अब भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ईरान की बढ़ती ताकत, ईरान के साथ रेजिस्टेंस फोर्सेस की जो ताकत है, उसको इजराइल और अमेरिका तो मान रहा है, वो फैसला नहीं कर पा रहा है जवाबी हमले का, लेकिन बाकी मुल्क जो इनके एलाइज हैं वो खामोशी से। देखिए एक चीज मैं बताऊंगा, अभी आपने देखा जब ईरान ने हमला किया था इस पर, उसी दौरान इंडियन नेवी के 3 जो नेवल शिप्स है वो एंकर कर दिए बंदर अब्बास के। उन्होंने ये नहीं किया, वापस नहीं किया, वो एक किस्म की सिग्नल थी, एक किस्म का यानी कि कन्वे मैसेज करना था। वी आर हमारे जो रिलेशंस है दे शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस। वो ये एक कन्वे मैसेज करना, वरना वो उसको डेफर भी कर सकते थे, उसको पोस्टपोन कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाएगा स्ट्रेटेजिकली, ये एक कन्वे भी मैसेज था इजराइल के लिए कि अगर कुछ खुदा न खास्ता आप लोगों ने कोई कार्रवाई की तो हमारे जहाज है उनको यानी कि बी एवियर, जब तक वो वहां है तब तक मत कीजिए कुछ चीज। ये दोनों चीजें क्या भारत के मीडिया में भी कुछ तब्दीली महसूस कर रहे हैं? पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने ईरान के एम्बेसडर का फ्रंट पेज इंटरव्यू छापा है। ये मैंने तो कम से कम पहली बार देखा है। नहीं, आपको क्या लगता? मैंने देखा है तब्दीली जब इन्होंने किया, लेबनान ईरानियन के एम्बेसडर को 2-4 जो खासकर इंडिया टुडे या इवन दूसरे चैनल्स ने, एनडीटीवी ने भी, और लेबनान का एम्बेसडर और ईरानियन का एम्बेसडर बड़ा क्लियर था उस मामले में। उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा यही लोग ये एक पहली बार हाईलाइट किया गया और दिन भर वो चलता रहा। ये एक ग्रेजुअल चेंज है, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, वो बार बार एक ही चीज तो नहीं देंगे। एक चीज को तो है जो हकीकत है वो सारे लोग कहते हैं। यहाँ तक भी कहा कि बहुत सारे, मैंने वियान पर भी देखा, एक चैनल में कहा गया कि इसमें नुकसान हुआ है एयरबेस को, इसराइल के एयरबेसों को नुकसान हुआ है। उन्होंने वो रिपोर्ट किया, वो दिखा रहा है कि वो भी शायद रियलिटी से दूर नहीं है किसी हद तक, और उनको भी समझ में आता है जो एक हवाची बनाई गई थी कि अनडिफीटेबल है, उसको कोई नहीं कर सकता है चेंज, वहां पर वो सिचुएशन नहीं है। जी, हालात बिल्कुल बदलते जा रहे हैं और ताकत को जिस तरफ देखते हैं तो लोग भी बदलने लगते हैं, हुकूमतें भी बदलने लगती हैं। जब इजराइल और अमेरिका फैसला नहीं ले पा रहे तो दूसरों को बहरहाल गौर तो करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मजलूम साहब। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर अपने कमेंट्स में लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।